प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही प्रधानमंत्री ने महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 रोधी टीकों के लिए पेटेंट छोड़ने को लेकर G7 के देशों से अपना समर्थन देने का आग्रह भी किया। एक अधिकारी विज्ञापित के अनुसार भविष्य की महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौती से निपटने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समझाओं की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में ये प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 संबंधी प्रौद्योगिकियों पर पेटेंट छूट के संबंध में भारत दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में दिए गए प्रस्ताव के लिए G7 के समर्थन का भी आह्वान किया और भारत के समग्र समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रत्येक स्तर पर प्रयासों में तालमेल के बारे में बताया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री ज्यादा सक्षम है, रहस्य वाली मिनिस्ट्री झूठ के लिए या फिर खोखले वादों की। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आते हैं, जिस दौरान वो केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है, वैसे ही राहत में देरी भी राहत से वंचित करना है। फरवरी से मई 2021 के बीच लाखों लोगों की मौत हो गई, लेकिन मोदी सरकार, वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों में कमी के बार बार किए गए अनुरोधों को अनदेखा किया। तबाही और मौत के बाद देरी से कार्यवाही महज दिखावा है। पार्टी सहयोग जयराम रमेश ने कहा, पूरे जीएसटी ढांचे को नष्ट करने की हद तक विकृत कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की प्रबल आशंका के चलते सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, जिसके लिए राज्य में 9 अस्पतालों में ऑक्सीजन के 22 प्लांट चालू हो गए हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट से राजधानी को 17 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट की कुल संख्या 27 हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, अब हमें कोरोना की तीसरी लहर का डर है। जब तीसरी लहर आएगी तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं किया गया है। इस वक्त दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, ये बड़ी बीमारी है, इससे कोई अकेले नहीं लड़ सकता, साथ में सभी को मिलकर लड़ना होगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले सप्ताह पहले दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है तीसरी लहर ना आए और अगर आए भी तो हम लोग इसी तरह मिलकर उसका सामना करेंगे। राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मंदिर निर्माण का काम तेजी से करने के लिए 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। कार्य की समीक्षा करने के लिए पहुंचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने पहले रामलला के दर्शन किए, फिर निरीक्षण का कार्य किया। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित टाटा व बालाजी कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर मौजूद रहेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार दोपहर सर्किट हाउस से प्रारंभ होगी। बैठक में मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर अब तक हुए कार्य की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, साथ ही भावी योजनाओं पर मंथन भी किया जाएगा। बैठक में निधि संपर्ण अभियान को लेकर चल रहे ऑडिट, नींव भराई को लेकर निर्माण की प्रगति सहित आगे की योजनाओं पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा कम हो रहा है, वहीं तीसरी लहर की तैयारियां की जा रही हैं। इस लहर में बच्चों पर अधिक खतरा होने की संभावना के चलते एक राहत भरी खबर सामने आई है। तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने की कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेसेंट कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद ये दावा किया है। इस अध्ययन में दिल्ली, NCR, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के 10 अस्पतालों के लिए गए आंकड़ों को शामिल किया गया है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर को लेकर
एम्स के 3 बाल चिकित्सकों की सलाह से रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है अधिकतर बच्चों में संक्रमण के लक्षण नहीं देखे गए हैं। जिन बच्चों में लक्षण मिले भी हैं वो मध्यम या हल्के हैं, जिन्हें घर पर ही चिकित्सा सलाह से इलाज किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर बच्चों में बुखार, जुकाम या डायरिया के लक्षण जैसे पेट में दर्द, उल्टी के लक्षण देखने को मिलेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बच्चों में नियमित टीकाकरण में भारी गिरावट पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वी हनुमंतराव ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों को भेजने का आग्रह किया है। हनुमंतराव ने कहा, पार्टी ने मुद्दों को सुलझाने और पंजाब, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। माधोसूदन मिस्त्री को कर्नाटक में एआईसीसी पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब का पर्यवेक्षक बनाया गया था। अगर एआईसीसी पर्यवेक्षकों को तेलंगाना भेजा गया तो ये पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी से कर्नाटक, पंजाब और केरल की तरह ही नीति अपनाने और टीपीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता की नियुक्ति सहित बड़े फैसले लेने के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों को तेलंगाना भेजने और सभी वरिष्ठ नेताओं की राय लेने का आग्रह किया है। जीएसटी बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखते हुए कहा, बैठक में उनकी आवाज और सुझावों को अनसुना कर दिया गया। अमित मित्रा ने कहा, कोरोना से जुड़े सामानों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ये जनहित में नहीं है। अमित मित्रा पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, अमित मित्रा की आवाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही बैठक में सुनाई नहीं दे रही थी। इस बारे में राजस्व सचिव ने कहा, वो वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो में बात करें तो बेहतर रहेगा। अमित मित्रा ने हमारी सलाह नहीं मानी और बाद में उनकी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई थी। अनुराग ठाकुर ने कहा, आखिर में वित्त मंत्री ने सभी की बातें पूरी हो जाने के बाद कहा, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बोल सकता है, लेकिन अमित मित्रा उस समय भी चुप रहे। अनुराग ठाकुर के अनुसार बैठक में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था, सभी को अपनी बात रखने का समय दिया गया था। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ से कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारत के कई राज्यों में मॉनसून इस वर्ष समय से पहले आ गया है। आगामी 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ओडिशा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं आगामी 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत में मानसून आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार 15 दिन पहले पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस साल पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम करवटे रहा है और राज्य के अधिकतर जिलों में प्री मानसून जारी है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मुंबई बेहाल हो गया है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। बीएमसी ने अपील करते हुए कहा, अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अपनी गाड़ियां भी सड़क पर ना ले जाएं। लगातार और भारी बारिश को देखते हुए दादर और कुर्ला स्टेशनों के बीच उपनगरीय ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर दिन पर दिन थमती जा रही है। प्रतिदिन मिलने वाले मामलों में गिरावट के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 80,834 मामले सामने आने के साथ ही 3,303 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। जहां एक और मौत के आंकड़ों में गिरावट हो रही है, तो वहीं रिकवरी दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रतिदिन ज्यादा संख्या में लोग इस महामारी को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,32,062 लोगों ने महामारी को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 2,94,39,000 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,80,43,000 के पार है। इसके साथ ही इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या
3,70,000 के पार चली गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 10,26,000 के पार है। कोरोना महामारी और आर्थिक तंगी से बेहाल पाकिस्तान नई कूटनीतिक रणनीति अपना रहा है, लेकिन उसके खास दोस्त कहे जाने वाले चीन और अमेरिका ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नई कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को तोहफे में आम की अलग अलग किस्म भेज रहा है, लेकिन चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी पसंद नहीं आई और पाकिस्तान की ओर से भेजे गए तोहफे के रूप में आम लौटा दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और चीन समेत 32 से अधिक देशों के प्रमुखों को तोहफे में आम भेजे थे, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपने देश में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए तोहफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की रणनीति विफल होती सी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इससे पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती भी माना जा रहा है।